हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पर समझेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले हमें यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या है। देखो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते वक्त हमें यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हम इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को क्यों फॉलो करते हैं, हमें ज़रूरत क्या है उनकी। ठीक है, देखो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो रिलायबल होना चाहिए, कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सके। साथ के साथ कंपेरेबल होना चाहिए कि कंपैरिजन अच्छा से हो सके। साथ के साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए कि लोग उसको आसानी से समझ सकें। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर कुछ वाइडली एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे सभी फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएं, प्रिपेयर करें, ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त। क्लियर है। अब ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम मेनली दो पार्ट्स में यहाँ पर जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखो हमारा यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। यानी कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या तो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आएंगे या फिर वो अकाउंटिंग कन्वेंशन की कैटेगरी में आएंगे। अब ये बेसिकली होते क्या है, तो पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बेसिक कुछ यहाँ पर बेसिक अजम्पशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं जिनको हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर अज्यूम करके चलनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो हमें क्या यूज्यूम करने के लिए कह रहा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसमें से सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। साथ के साथ कब रिकॉर्ड करना है इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जो है बताता है। नेक्स्ट देखो क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, ये कुछ यहाँ पर बेसिक कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको फॉलो करके हम यहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिफरेंस बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर बताता है कि किस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है और किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। एक बार जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें बता देता है कि हाँ इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उस ट्रांजेक्शन को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है उसके बारे में हमें अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है बताता है। जैसे कि एग्जांपल पे एक फर्नीचर परचेज किया, हमने एक यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने हमें कहा कि हाँ इस फर्नीचर को ट्रांजेक्शन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें कन्वेंशन हमें ये बताएगा कि इस ट्रांजेक्शन को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, यानी कि इससे जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल्स को हमें यहाँ पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसे ही हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। उसके बारे में हमें कौन सा बताता है, यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है बताता है। तो यहाँ पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर है क्या। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा यहाँ पर है क्या। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें देखो सिंपली ये बताता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो बिजनेस का ऑनर है और जो यहाँ पर हमारा बिजनेस है उसे हमें यहाँ पर से सेपरेटली ट्रीट करना है। यानी कि जो अकाउंटिंग के नज़र में ये जो ऑनर है वो एक अलग एंटिटी है और यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है ये हमारी यहाँ पर क्या है, एक अलग एंटिटी है। यानी कि मान के चलो यहाँ पर एक राम पर्सन है, उसने यहाँ पर राम एंड सन्स यहाँ पर जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो राम एंड सन्स को
जो है अलग मान के चलेंगे और राम को अलग मान के चलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर राम की जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको अलग रखना है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, और जो हमारे यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे हमें अलग रखना है और उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करना है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई ऑनर यहाँ पर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को हम यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए राम पर्सन है, उसने 50,000 रुपए बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के लिए ये क्या होगा, एक लाइबिलिटी होगा, क्योंकि एक ना एक टाइम पीरियड पे ये पैसा जो है उसको राम को जो है वापस करना होगा। क्लियर है। तो यहां पर हम लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड पर कर पाए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो यहां पर राम और राम एंड सन्स को हम एक ही मान के चलते और ये राम की लायबिलिटी जो है वो नहीं होती। क्लियर है आपको। तो यहां पर हम फटाफट से स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी हमारी करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला देखो क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑनर वर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक, यानी कि जितनी भी हमारी पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज, यानी कि हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन को अलग अलग मानना है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन आर कंबाइंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है पर्सनल ट्रांजेक्शन उनको हमें यहाँ पर कंबाइन करना है, ठीक है, और उन दोनों को ही शो करना है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज अ पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ द ओनर, यानी कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी वो हमारे ओनर की पर्सनल लायबिलिटी होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्योंकि देखो बिजनेस को जब हम सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो बिजनेस की होती हैं और जितनी भी लायबिलिटी होती है वो बिजनेस की ही होती है, ओनर से अलग होती है, वो ओनर की लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर जो है गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग के अंदर हमें यहाँ पर क्या बताता है। पहले हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मीनिंग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर जब भी हम यहाँ पर कोई भी एसेट जो है वो परचेज करते हैं तो हमेशा उस एसेट को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है उसके कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है, यानी कि उस एसेट को एक्वायर करने के लिए जो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट आई है हमें उसी प्राइस पे यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब एक्विजिशन कॉस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसी एसेट को परचेज करने से लेकर जिस काम के लिए उसको हमने खरीदा है वो काम करने तक, रेडी करने तक जितना भी हमने टोटल खर्च किया है उसको हम एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं और उसी प्राइस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे आपने यहाँ पर एक मशीन परचेज की, आपने यहाँ पर जो है मशीन परचेज की, कितने की, 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद उस मशीन को अपने बिजनेस प्लेस तक ले आने के लिए आपने कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किया 10,000 रुपये, उसके बाद उसको इंस्टॉल करवाने के लिए आपने यहाँ पर जो है 10,000 रुपये वेजेस पे किया। तो इस एसेट को एक्वायर करने के लिए यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए, रेडी करने के लिए आपने जो टोटल खर्चा किया वो कितना गया यहाँ पर 70,000, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो, उस एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट आ गई जो एक्चुअली में आपको पड़ी। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको अपनी एसेट को जो है 70,000 के ऊपर ही यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करना है, चाहे मार्केट में उस समय कितना भी प्राइस हो वो आपको यहाँ पर कंसीडर जो है वो नहीं करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे हमें बैलेंस शीट में शो करना है, ये गलत है। नेक्स्ट है, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द मार्केट वैल्यू, जो हमारी यहाँ पर एसेट्स है उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू, यानी कि जो एसेट की फेयर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो ये भी हमारे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है उसके ऊपर रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट डज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अज्यूम अबाउट द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस, जो हमारा यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो हमारे बिजनेस के बारे में क्या अज्यूम करके यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न सिंपली हमारा ये अज्यूम करके चलता है कि जो हमने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर इनडेफिनाइट पीरियड तक चलेगा, यानी कि जो हमारा बिजनेस है वो यहाँ पर 1-2 सालों में बंद नहीं होगा बल्कि लंबे समय तक चलता ही रहेगा, जितनी भी ऑपरेशंस है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेंगी। ये हमें सिंपली यहाँ पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो बताता है। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो बैलेंस शीट है, जो अकाउंटिंग हम करेंगे इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे तक चलेगा, ये चीज़ जो है वो शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन
ऑप्शन ए लिक्विडेशन और डिसकंटिन्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये अज्यूम करता है कि जो बिजनेस है वो लिक्विडेट हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली, जो बिजनेस है अपने ऑपरेशंस को इनडेफिनेट टाइम तक करता रहेगा, तो ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उन्हें हमें एक स्पेसिफिक पीरियड अकाउंटिंग पीरियड तक रिकॉर्ड करना है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट डज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हमें जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ को यहाँ पर फॉलो करना जरूरी होता है, किस चीज़ को बैलेंस शीट में शो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अकाउंटिंग करनी है, जैसे कि 1 साल। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 साल तक बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है, और जैसे वो 1 ईयर कंप्लीट होता है हमें रिकॉर्डिंग रोक कर उसके जितनी भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की है, रिकॉर्ड की है, उसके बेस पर हमें जो है रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं कि हमारे बिजनेस यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम हर साल जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट का पता लग सके। अब देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की जरूरत क्यों है। देखो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करते रहते हैं सारा दिन, ठीक है, तो उसका कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि हमें बिजनेस के बारे में पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि हम अगर कंपैरिजन ही नहीं करेंगे तो ना हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगेगा, ना फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगेगा। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम यहाँ पर एक फिक्स पीरियड के लिए अकाउंटिंग करें, ताकि उस पीरियड में क्या सा हमने परफॉर्म किया है वो हम जान सके और उसके बेस पर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इरेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जब मन आए तब बनाना चाहिए, 1 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, ऐसे बनाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेगुलर इंटरवल पे बनाना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर अनलिमिटेड ड्यूरेशन, यानी कि जो ट्रांजेक्शन है उसे हमें अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक रिकॉर्ड करना है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे एक स्पेसिफिक पीरियड तक हमें जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, यानी कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमें रेवेन्यू रिसीव होती है, इनकम रिसीव होती है, उसे हमें कब रिकॉग्नाइज करना है और कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो सिंपली हमें ये बताता है कि हमें अपने रेवेन्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज होगी। रियलाइज होने का मतलब क्या है कि हमारा लीगल राइट हो गया है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर सेल कर दिया, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही आपने सेल किया तो आपका लीगल राइट हो गया कि जितनी वैल्यू को आपने सेल किया वो अमाउंट जो है सामने वाले पर्सन से रिसीव करो, तो यहाँ पर जो हमारी रेवेन्यू है वो रियलाइज मानी जाएगी, और इस पॉइंट पे हम जो है अपने गुड्स जो रेवेन्यू है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ऑप्शन देखो क्या है, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जब यहाँ पर कैश रिसीव्ड हो रहा है कस्टमर से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर से हमें एडवांस भी रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू जो है वो उसको शो नहीं करते, वो हमारी एज अ लाइबिलिटी शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एड ऑर्डर इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, जब यहाँ पर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तब, ठीक है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखो ऑर्डर दिया कस्टमर ने, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर दे, तब भी हमें रेवेन्यू को नहीं मानना चाहिए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू अ कस्टमर, जब हम कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर सेल कर देते हैं तब, तो यहाँ पर देखो लीगल राइट बन जाता है, हमारा जो लीगल राइट है वो बन जाता है अमाउंट को रिसीव करने के लिए, जब भी हम सेल कर देते हैं, इनवॉइस काट देते हैं उसके नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट, ए डेबिट एंड अ क्रेडिट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर उसके हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। पहला डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, चौथा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आंसर देखो हमारा यहाँ पर क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज अ करेक्ट आंसर। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन जो भी हमारे अकाउंटिंग के अंडर होते हैं उसमें
एक चीज अगर हमारे पास आती है तो दूसरी चीज हमारे पास से चली जाती है, इसीलिए उसके दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। जैसे एग्जांपल किया आपने यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, 50,000 रुपए का, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज करने से क्या हुआ कि फर्नीचर आपके पास आया, फर्नीचर आपके पास यहाँ पर जो है आया कितने हजार का, यहाँ पर 50,000 रुपए का। तो हमने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट में इसको कर दिया डेबिट। अब देखो फर्नीचर परचेज किया है तो उसके वजह से क्या होगा, कैश हमारे पास से चला गया, तो हमने कैश अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर ट्रांजेक्शन में हमारे दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक हमारा यहाँ पर जो है क्रेडिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन ट्रांजैक्शन अकर रिगार्डलेस ऑफ व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड और मेड। यानी कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड करते हैं जब यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन जो है अकर होती है, चाहे वो हमारे पेमेंट से रिलेटेड हो चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो। ये हमें कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बताता है, पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तीसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, चौथा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज अ करेक्ट आंसर। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन होगी जब वो अकर हो जाएंगी, ठीक है, तब हमें उसे जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने आपके पास जो है 30 दिनों तक यहाँ पर काम किया, यानी 1 महीने तक यहाँ पर काम किया, मान के चलो 1 जून से लगा था 30 जून तक उसने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 जून को आपको उसकी जो है 1 महीने की सैलरी जो है वो पे करनी है, तो ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हो गई, अकर हो गई। तो यहाँ पर आपको जो है इस ट्रांजेक्शन को 30 जून को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना है, रिगार्डलेस कि आप उसकी पेमेंट कैसे करते हो। क्योंकि देखो जनरली जो कंपनीज की पॉलिसी होती है, महीना पूरा होने के बाद वो 10 दिनों के बाद यहाँ पर जो है पेमेंट करती है। तो चाहे उसने कंपनी ने 10 जुलाई को पेमेंट की हो, पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करना है, हमें यहाँ पर 30 जून को जो है वो रिकॉर्ड करना है। क्लियर है। ऐसे अगर कोई रेवेन्यू आती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आपने सेल किया है, ठीक है, तो सेल वाले दिन जिस दिन आपने सेल किया उस दिन ट्रांजैक्शन जो है वो अकर हो गई, तो आपको वो उसी दिन जो है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, चाहे उसकी पेमेंट आपको पहले मिल जाए चाहे बाद में मिले, वो कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो पहले मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है जिसकी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किनकी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और किसकी नहीं। तो पहला हो गया प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, यहाँ पर हमने एक फिक्स एसेट थी, उसके ऊपर हमें यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया, उसकी जो कॉस्ट आई है उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मान लो 50% से इंक्रीज हो गई, अब इसकी जो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच कन्वेंशन स्टेट दैट मेथड इज सिलेक्टेड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस इट मस्ट बी रेगुलरली फॉलोड इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है वो किसके साथ है, अकाउंटिंग कन्वेंशन के साथ। तो एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन तो हमें ये कहता है कि जब हम अकाउंटिंग करने के लिए किसी पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे साल उसी मेथड का यहाँ पर जो है यूज करना है, उसे चेंज नहीं करना है। यानी कि हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है जिसको फॉलो करके हमने पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाई है, ठीक है। तो वो कौन सा यहाँ पर हमारा कन्वेंशन है, पहला कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तीसरा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इज अ करेक्ट आंसर। अब इसका एक प्रॉपर अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान के चलो एक कंपनी है वो यहाँ पर एसएलएम मेथड का यूज करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वो जो है हर साल एसएलएम मेथड का ही यूज करेगी अपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, इसको चेंज नहीं करेगी। अगर उसने चेंज किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो कंपैरिजन होगा वो हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। हालांकि अगर बिजनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है चेंज करना तो वो यहाँ पर चेंज जो है कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन हमारे यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब क्या होता है, तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुली डिस्क्लोज करना है। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात बिजनेस से रिगार्डिंग हमें उसको छुपा के जो है नहीं रखना है, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, उनको यहाँ उनके साथ किसी भी तरह का यहाँ पर जो है फ्रॉड। क्लियर है। तो हमें अच्छे तरीके से क्लियरली सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को
जो है शो करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। अब कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अपने बुक्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसे ही रिकॉर्ड करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करना। अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सिंपली देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने वाले पर्सन यानी कि जो यूजर्स हैं उनके अकाउंट जितने भी डिसीजंस है, फाइनेंशियल डिसीजन है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें ही हमें यहाँ पर जो शो करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो इस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जो है नहीं है, इसीलिए हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही शो करनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द स्टॉक इज वैल्यूड एट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है यानी कि कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉक है वो किस प्राइस पे जो है वैल्यू किया जाना चाहिए। पहले मैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब समझा दूँ। जो हमारा कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन है, कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग जब हम फ्यूचर में कोई एस्टिमेट लगा रहे हो कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा, तो फ्यूचर में जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसे हमें इग्नोर कर देना है, और जितने भी हमारे लॉसेस होने वाले हैं उसे हमें कंसीडर करना है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये आपने यहाँ पर जो है 50,000 रुपये यहाँ पर जो है क्रेडिट सेल किया, और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जाके ये जो क्रेडिट सेल वाले हैं ये हमें पेमेंट ना करेंगे, यानी कि बैड डेट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसको कंसीडर करना है, और आज से ही अकाउंटिंग इस तरीके से करनी है कि यहाँ पर जो बैड डेट है ना, ये अगर लॉस हो तो उससे हमें हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजंस क्रिएट करेंगे बैड डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जब हम अपने प्रॉफिट में कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर बैड डेट के लिए रखना शुरू कर देंगे, और जैसे ये हमें लॉस होता है तो हम उसको कवर कर लेंगे। क्लियर है। तो बेसिक पर्पस क्या होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का, कि हमें कंजर्वेटिव होके सोचना है और अपने प्रॉफिट को कम से कम यहाँ पर जो है शो करना है, ओवर स्टेटेड प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टॉक है जिसमें हम डील करते हैं वो किस प्राइस पे यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए। तो पहले देखो क्या है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर, यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है और कॉस्ट प्राइस जो चल रहा है उसमें से जो भी चीज़ हायर होगी, या फिर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से जिसमें भी यहाँ पर लोअर होगी, या फिर मार्केट प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इनटेंजिबल एसेट ट्रांसफर्ड बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज विद इन अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो देखो जब भी हम यहाँ पर कोई दो रिलेटेड एंटिटीज जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है, उनके बीच में किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की, जो उसकी प्राइसिंग की जाती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग, आर्म लेंथ प्राइसिंग, इंट्रा कंपनी प्राइसिंग, इंटर कंपनी प्राइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ करेक्ट आंसर, ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ करेक्ट आंसर। अब ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या, ये कैसे काम करता है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर एक अपनी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी ओपन किया ABC लिमिटेड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये जो कंपनी है वो क्या है, पेरेंट कंपनी है, और ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी, क्या है, सब्सिडरी यहाँ पर कंपनी। क्लियर है आपको। तो ये जो दो एंटिटीज है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है वही सब्सिडरी कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करती है, और इसका जो प्रॉफिट होता है वो जनरली XYZ लिमिटेड का ही यहाँ पर जो है ओवरऑल प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। अब देखो जब भी इनके बीच में किसी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर किया जाता है, मान के चलो जो ये रॉ मटेरियल XYZ लिमिटेड यूज करता है वो ABC लिमिटेड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या करता है, डायरेक्टली इससे रॉ मटेरियल खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, मतलब अब यहाँ पर किस प्राइस पे सब्सिडरी जो है ये रॉ मटेरियल इसको दे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कॉस्ट प्राइस पे दे या फिर जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो हमारी ABC लिमिटेड कंपनी है वो ना तो कॉस्ट प्राइस पे दे सकती है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे दे देती है तो इसका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और पर क्योंकि सब्सिडरी कंपनी को भी अपना अलग से प्रॉफिट शो करना पड़ता है, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस तो वो देगी नहीं, और मार्केट प्राइस पे भी नहीं दे सकती है कि उस समय जो मार्केट प्राइस, फिर तो दूसरे और इसमें यहाँ पर फर्क ही क्या हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग की हेल्प से हम यहाँ पर एक प्राइस कैलकुलेट करते हैं जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। इस प्राइस के ऊपर हम जो है यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में। अब ये आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, तो सिंपली देखो जब दो अनरिलेटेड पार्टीज
जिस प्राइस पे एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन्स करती हैं उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्म लेंथ प्राइस। जैसे कि मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी ने एक DEF, ठीक है, यहाँ पर DF लिमिटेड कंपनी थी, उसके साथ में कॉन्टैक्ट किया और रॉ मटेरियल का प्राइस यहाँ पर देखा, तो प्राइस कितना था यहाँ पर, जो 1000 जो प्राइस था एक पर यूनिट का, ठीक है, ये हमारा जो है प्राइस था, ठीक है। तो ये जो प्राइस है ना, क्योंकि इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्म लेंथ प्राइसेस, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है वो दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में यहाँ पर जो है हो रही है। आई होप आपको यहाँ पर आर्म लेंथ प्राइसिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड दैट कंपेयर्स द प्राइस चार्ज ऑन अ कंट्रोल ट्रांजेक्शन विद द प्राइस चार्ज इन अ कंपेरेबल ट्रांजेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो यहाँ एक देखो, जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज करते हैं प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास कई सारे यहाँ पर मेथड्स हैं। एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, एक कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन को कंपेयर करते हैं अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के साथ, ठीक है। अब ये कंट्रोल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, देखो जब दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो वो हमारी कहलाती है कंट्रोल ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारी दो अनरिलेटेड जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है उसके साथ में जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। तो जब भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और उसके बेस पर हम आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, जिसको हम कप मेथड भी कहते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के, वो कौन कौन से, पहला देखो क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पर रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो गुड्स को ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले उस गुड्स की जो कॉस्ट है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक अपना यहाँ पर रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करती हैं और उसके बाद जो है जो प्राइस कैलकुलेट होता है उसके ऊपर वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि कॉस्ट मान के चलो कितनी आ रही है, 10,000 रुपये, प्रॉफिट 2,000 है, रीजनेबल है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 12,000 रुपये यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड, यानी कॉस्ट में थोड़ा अपना मार्जिन जो है वो सेट कर देना, ऐड कर देना। उसके बाद देखोगे ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ठीक है। यहाँ पर देखो जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, अनरिलेटेड पार्टीज के अंदर, है ना, तो वो जो नेट मार्जिन यहाँ पर रखती हैं, है ना, ट्रांजेक्शन करते वक्त, तो वही नेट मार्जिन जो है हमें यहाँ पर रखना है। तो कॉस्ट में थोड़ा सा नेट मार्जिन हमें यहाँ पर या ऐड कर देना है और इस प्राइस पे जो है हमें यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड इज यूज टू एलोकेट प्रॉफिट्स बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये भी हमारा एक ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो यहाँ पर जो है कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान के चलो, यहाँ पर एक ABC लिमिटेड कंपनी, उसके यहाँ पर 3 सब्सिडरीज हैं, ठीक है, A B, ठीक है। सबसे पहले इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसको हम कर लेंगे। उसके बाद हम ABC लिमिटेड की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर कितने, मान के चलो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 1000 करोड़। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हर सब्सिडरी के कंट्रीब्यूशन की हेल्प से यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन 60% था इस प्रॉफिट के अंदर, इसका 20 था और इसका भी 20 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट का जो 60% हिस्सा है वो इसे मिल जाएगा, 20% बी को मिल जाएगा और 20% यहाँ पर जो है सी को मिल जाएगा, जिससे जो सब्सिडरीज है वो अलग अलग अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंटिटी टू द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी द मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज इज अ करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं, द रिलेटिव साइज ऑफ एंटिटी विद इन द एम&ई, ये गलत है। नेक्स्ट ये द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच एंटिटी, ये भी गलत है। नेक्स्ट ये द लोकेशन ऑफ ईच एंटिटी विद इन द एम&ई, तो ये भी हमारा यहाँ पर जो है क्या है, गलत है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो।